हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार अकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम हाल ही में जो CAPF 2021 का पेपर 1 हुआ था, तो उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की 8 धातु की गेंदों को एक गेंद में पिघलाया जाता है, नई गेंद का व्यास है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास जो है ना 8 छोटे छोटे बॉल्स हैं, उनको अगर हम मेल्ट कर दें, पिघला दें और पिघला कर एक बड़ा बॉल बनाए, ठीक है, तो उस बड़े बॉल का व्यास क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसका ही हम यूज करेंगे। ये होता है कैपिटल R³ इज इक्वल टू N इंटू स्मॉल R³। यहां पर जो कैपिटल R जो होता है वो रेडियस होता है ऑफ बिगर बॉल, स्मॉल r होता है रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल, और n होता है नंबर ऑफ स्मॉलर बॉल। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम जो है इन तीनों में से अगर कोई भी दो वैल्यूज दी गई हैं तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी देख लीजिए। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट का शेप बदल कर, ठीक है, किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर उन ऑब्जेक्ट्स के एरिया तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनका जो वॉल्यूम है वो कभी भी नहीं बदलता। या अगर हम एक बड़े से फिगर को मेल्ट करके छोटे छोटे बहुत सारे सिमिलर फिगर्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो यहां पर उनका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक, लेकिन उनका जो वॉल्यूम है वो कभी भी नहीं बदलता। तो यहां पर हमारा जो बिगर बॉल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल जो होगा वो n स्मॉलर बॉल्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, सो हमको पता है कि बॉल जो होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल R³ इज इक्वल टू N इंटू 4/3 पाई स्मॉल R³। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो कैपिटल R³ इज इक्वल टू N इंटू स्मॉल R³। सो इस तरह जो है ये फॉर्मूला आता है। तो अगर आप कभी भूल जाएं तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू जो है 8 दे दिया गया है और स्मॉल r का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम कैपिटल R निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पूछा गया है कि नई गेंद का व्यास क्या है। तो व्यास जानने के लिए पहले हमें तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल R³ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 इंटू 1 का क्यूब, या ये हो जाएगा 8 इंटू 1, या ये हो जाएगा 8। सो R³ का वैल्यू आ गया 8, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जो बिगर बॉल है उसकी रेडियस क्या है, 2 है। तो डायामीटर ऑफ बिगर बॉल ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू कैपिटल R, यानी कि 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, A और B की मासिक आय का अनुपात 7:10 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि A और B में से प्रत्येक 1000 रुपये प्रति माह बचत करता है तो B की मासिक आय क्या होगी, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी और उन दो वेरिएबल से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रिएट होंगे और फिर उनको हम सॉल्व करके जो है x और y के रिस्पेक्टिव वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जिसमें हमें सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और वहां से हमारा जो है सारा वैल्यूज आ जाएगा। तो मैं आपको जो वन वेरिएबल वाला तरीका है
वही बताऊंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में ए और बी का आय कितना है उनका अनुपात दे दिया गया है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ए का जो इनकम है वो 7x है, ठीक, और उसका जो सेविंग है वो है 1000 रुपीज, ठीक। तो यहां से ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये हो जाएगा 7x माइनस 1000, ठीक। सिमिलरली यही काम हमें बी के साथ भी करना है। तो बी का इनकम हुआ 10x, ठीक। बी का जो सेविंग है वो भी 1000 है, तो यहां से बी का एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा 10x माइनस 1000। नाउ अब हम ए और बी इन दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालते हैं। तो ए का एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय बी का एक्सपेंडिचर, इसका वैल्यू हमें जो है 2/3 दिया हुआ है, देख लीजिए यहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें जो है एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया गया है। सो ए का एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय बी का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2/3। बट हमें पता है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 7x माइनस 1000 है, जबकि बी का एक्सपेंडिचर है 10x माइनस 1000। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा 7x माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 10x माइनस 1000 इज इक्वल टू 2/3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21x माइनस 3000 इज इक्वल टू हो जाएगा 20x माइनस 2000। x को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ, तो 21x माइनस 20x इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 माइनस 2000, ठीक है। 3000 इधर माइनस में था इसलिए इस साइड आकर प्लस में हो गया, और ये इधर प्लस में था तो दूसरी साइड जाकर माइनस में हो गया। यहां से x का वैल्यू हो जाएगा 1000 रुपीज। हमें पूछा गया है b की मासिक आय क्या होगी, तो b का जो इनकम है हमने लेट किया था 10x, सो b इज इक्वल टू हो गया 10x, या ये हो जाएगा 10 इंटू 1000, तो यहां से मिल जाएगा हमें वैल्यू 10,000 रुपीज। सो बी की इनकम जो है वो 10,000 थी, तो यहां से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी मिलकर इसे 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो अकेले ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो टाइम एंड वर्क का ये जो क्वेश्चन है या इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने के दो तरीके होते हैं। पहला, जिसमें हम 1 डे वर्क निकालते हैं और फिर वहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करके सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड है जहां पर हम हर एक का कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और फिर जो है वहां से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कैपेसिटी का पहले फॉर्मूला क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू होती है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल की अगर हमें कैपेसिटी जाननी है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल वर्क जो है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है वो बंदा जितना टाइम ले रहा है उससे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये क्वेश्चन उठता है कि टोटल वर्क फिर क्या कैसे निकालें, ठीक है, या टोटल वर्क क्या होता है। तो जो टोटल वर्क होता है एलसीएम ऑफ टाइम टेकन। जितने भी लोग हैं क्वेश्चन में, उन्होंने जितने भी दिन ले रखे हैं उन सभी दिनों का हमें क्या कर लेना है, बस एलसीएम ले लेना है, तो वहां से हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं।
तो इस तरफ मैं लिख रहा हूं टाइम, फिर वर्क, और फिर है हमारा कैपेसिटी। ए और बी को 20 दिन लग रहे हैं, ठीक है। बी और सी को 30 दिन लग रहे हैं, और ए और सी को उसी काम को करने में 24 दिन लग रहे हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर वर्क फाइंड आउट करेंगे कि वर्क कितना हुआ। तो हमें क्या करना होगा, 20, 30 और 24, इन तीनों का एलसीएम लेना है, ठीक। तो एलसीएम कैसे लें, तो इस तरह के अगर नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, तो अगर इनका एलसीएम लेना है तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, उसका टेबल पढ़िए। पहला जैसे कि होगा 31 या 30 होगा, तो क्या 30 सबसे डिवाइड होगा? क्या 20 से 24 से डिवाइड होता है 30? नहीं, सो 30 इसका एलसीएम नहीं होगा। नेक्स्ट है 32 जा 60, क्या 60 सबसे डिवाइड होता है? नहीं, 60 20 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह 90 जो है वो 20 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 24 से डिवाइड होगा। अगला हमारा नंबर हो जाएगा 120। तो 120 जो होता है वो 20 से डिवाइड होता है, 30 से डिवाइड होता है, और 24 से भी डिवाइड होता है। तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो हो गया 120, ठीक है। 120 कैसे आया, तो एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 24 से। ओके, अब कैपेसिटी निकाल देते हैं। तो कैपेसिटी यहाँ पे कितना होगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स में डिवाइड। सो ए और बी दोनों की मिलाकर कैपेसिटी कितनी हो गई, 6। बी और सी की हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा हमारा 4। जबकि ए और सी दोनों की मिलाकर कैपेसिटी होगी हमारी 5। तो यहां से टोटल जो कैपेसिटी है कितनी हो गई, तो सबको प्लस कर देंगे। तो जब हम इस साइड प्लस करने जाएंगे तो देख रहे हैं कि ए 2 बार आया हुआ है, बी 2 बार आया हुआ है, और सी भी 2 बार आया हुआ है। तो यहां से ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक्चुअली होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, बट मैंने 2 को कॉमन कर लिया है पहले ही। सो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी हो गया, और इस तरफ हो जाएगा टोटल वैल्यू 15, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का 2 टाइम्स जो है अगर 15 है, तो a प्लस बी प्लस सी जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 7.5। तो हमें यहाँ पर a, b और c तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी मिल गई, और यहाँ पर हमें दो की कैपेसिटी ऑलरेडी पता है, ठीक। हमें निकालना है कि a अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो अगर हम a की कैपेसिटी जान जाएं तो हम ये निकाल सकते हैं कि a को उस काम को खत्म करने में कितना दिन लगा होगा। तो a की कैपेसिटी कैसे निकलेगी, तो अगर a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी में से अगर मैं b प्लस सी की कैपेसिटी को माइनस कर दूं तो हमारा जो है a का कैपेसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 4। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूं तो यहां से मुझे a की कैपेसिटी मिल जाएगी 7.5 माइनस 4, यानी कि ये हो जाएगी 3.5। तो अब हम a की कैपेसिटी जान चुके हैं और हमें वर्क भी पता है। तो टाइम टेकन बाई a कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाई a, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी जो है वो इक्वल है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। तो टोटल वर्क है 120 डिवाइडेड बाय 3.5, या इसको लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट क्या होता है 7/2, ठीक है। फिर ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 240 डिवाइडेड बाई 7, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21,
ठीक है, बच गया 3, ये 30 हो गया, और 7 4 जा 28, बच गया 2, तो 34 एंड 2/7 डेज हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ वर्तमान में 9 फीट लंबा है। यदि यह हर साल अपनी ऊंचाई का 1/9 हिस्सा बढ़ता है तो 3 साल बाद पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें पेड़ की वर्तमान उम्र दे दी गई है, ठीक है, और हमसे 3 साल बाद ये पेड़ कितना ऊंचा हो जाएगा ये पूछा गया है, और साथ ही साथ ये भी दिया है कि हर साल जो है पेड़ अपनी हाइट का 1/9 हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू लेकर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो पेड़ है वो 1/9 जो है हर साल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। सो ये नीचे का जो वैल्यू होगा ये हमारा ओल्ड वैल्यू होगा, जबकि ये ऊपर का वैल्यू जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक। तो ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, अगर ये 9 रहा होगा, ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 10, अगेन ये 9 से 10 होगा, फिर अगेन 9 से 10 होगा, ठीक। हमें यहाँ पर 3 बार लेना होगा, क्यों, क्योंकि हमें 3 साल का लेना है, ठीक। अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, और यहाँ पे हो जाएगा 1000। तो हमारे हिसाब से ओरिजिनल वैल्यू आ रही है 729, बट क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू 9 दे रखा है। सो 729 का वैल्यू हो गया हमारा 9। सो यहाँ से 1 का वैल्यू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 729, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा, और ये 9 81 जा डिवाइड हो जाएगा। सो 1 का वैल्यू आ गया 1/81। सो 1000 का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 81। 1000 को 81 से डिवाइड करने पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 12.34। सो वो जो पेड़ है 3 साल बाद जो है 12.34 फीट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी क्रमशः 7,000 रुपये, 8,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक वर्ष बाद बी को अपने लाभ के हिस्से के रूप में 3,200 रुपये मिलते हैं, तो कुल लाभ क्या है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहला काम करना होगा कि उनका इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा वही इनका प्रॉफिट रेशियो भी होता है, ठीक है। किसी भी बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो जितना पैसा लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होगा, तो A is to B is to C। तो A जो है वो 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और 1 साल के लिए कर रहा है, ठीक है। याद रखना है इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालते वक्त कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है इनटू कितने टाइम के लिए कर रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए सबके लिए। उसी तरह B जो है 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और ये भी 1 साल के लिए, और C जो है वो 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल के लिए। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरोस क्या हो जाएंगे, सब में के कट जाएंगे, और ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 8 1 जा 8 और 12 1 जा 12। सो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो हो गया 7:8:12। तो इनका प्रॉफिट रेशियो भी यही होगा 7:8:12, ठीक है, एक बी और सी। ओके, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि बी को लाभ के रूप में जो है 3,200 रुपये मिलते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग बी को लाभ के रूप में जो है 8 मिल रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3,200 रुपये। तो 1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 400 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब हमें पूछा गया है कि टोटल लाभ कितना हुआ, तो टोटल प्रॉफिट
तो टोटल प्रॉफिट हमारा होगा 7 + 8 + 12, तो ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, तो 1 का वैल्यू अगर 400 है तो 27 का वैल्यू हो जाएगा 400 × 27, और 27 4 होता है 108, और ये 2 0, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो गया 10,800 रुपये। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है। 2,000 रुपए के अंकित मूल्य की एक वस्तु को बेचने पर उसे 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर हमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, 40%। ठीक, मार्क्ड प्राइस दे दिया गया है 2,000 रुपए, और लॉस परसेंट दे दिया है 25, और हमसे पूछा है कि सीपी कितना होगा बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं MP/CP का। ठीक है, ये होता है MP/CP = 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, या MP/CP = होता है 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लेना। अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है इस तरह के क्वेश्चंस में तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, अगर आपको लॉस दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया है, और हमसे सीपी फाइंड आउट करने को बोला है, तो हम सीधे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। MP/CP = 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो MP का वैल्यू है 2000 डिवाइडेड बाई CP = 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 40, या ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई CP = 75 डिवाइडेड बाई 60। 15 से डिवाइड कर दें, 15 4 = 60, 15 5 = 75, फिर 5 1 = 5, और ये डिवाइड हो जाएगा 5 4 = 20 यानी कि 400। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर CP का वैल्यू आ जाएगा 1600 रुपीज। सो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1600 रुपए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज और उसके पिता की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि राज के पिता और दादा की आयु क्रमशः राज से 2 और 3 गुना है तो राज के दादा की आयु क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये जो सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया गया है, ठीक है, इसको करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि राज के पिताजी और दादाजी की आयु जो है वो राज से 2 गुनी और 3 गुनी है। तो अगर राज की उम्र x हो तो उसके फादर की उम्र क्या होगी? 2x। ठीक है, और उसके ग्रैंड फादर की उम्र होगी 3x। ठीक है, ओके। अब जो है यहां पर हमारा पहला स्टेटमेंट लिखा है कि राज और उसके पिता की औसत आयु क्या है? 45 वर्ष। यानी कि राज प्लस उसके फादर का एज का जो सम होगा वो क्या होगा? 2 × 45 होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज जो होता है वो होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सम निकालना चाहूं तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू टोटल नंबर। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों का मैंने सम ले लिया है, और यहां पे 2 क्यों लिया? क्योंकि यहां पे 2 ही लोग हैं, राज और उसके फादर, और 45 हमारा क्या है? एवरेज है। सो यहां से 3x का वैल्यू कितना आ गया? 90।
ठीक है। अच्छा, यहां से हमें x का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूछा गया है राज के दादा की आयु क्या है, और हमने राज के दादा की आयु क्या मान रखी थी 3x, तो हमें 3x का वैल्यू मिल गया। 3x का वैल्यू है 90। सो राज के दादाजी का उम्र हो गया 90। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 10,000 में जोड़ने पर 20, 24 और 30 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर दे दिया गया है 10,000, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि 10,000 में हम वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ दें जिससे जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो हमारा एडिशन का रिजल्ट आएगा वो 20, 24 और 30 से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो 3 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, इनका हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक, 20, 24 और 30 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने आपको 20, 24 और 30 का एलसीएम बताया था। ठीक है, ये कितना होता है 120। ठीक, इसका मैंने मेथड भी बता दिया था कि आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका टेबल पढ़िए। ठीक है, और जो नंबर, ठीक है, सबसे डिवाइड हो जाए वही क्या हो जाता है, हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक। अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि हम यहां पर एलसीएम ही क्यों ले रहे हैं, एचसीएफ क्यों नहीं। ठीक, तो इस डाउट को दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। आप लोग ये ट्रिक याद रखिएगा तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि यहां पर हमें एचसीएफ करना है या एलसीएम। जब कभी भी आपको स्टेटमेंट में डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय दिया होगा तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और अगर डिवाइड या डिवाइड्स दिया होगा तो एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद सीखा है। ठीक है, कि अगर किसी भी एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन में, ठीक है, अगर डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय है तो वहां पर ये इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अगर वहां पर डिवाइड या डिवाइड्स वर्ड का यूज करता है तब हमें वहां पर एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, या अब से आप लोग जो है इसमें परेशान नहीं होंगे। ठीक है, कि हम एचसीएफ करें या एलसीएफ करें। ठीक, ओके, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम 10,000 को 120 से डिवाइड करेंगे। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 120। ठीक, तो ये होगा हमारा 8 टाइम्स से 12 8 जा 96 होता है, तो ये हो जाएगा 960। यहाँ पे ये हो जाएगा 0, 10 - 6 ये 4 और 9 - 9 0 हो गया। फिर ये 0 यहाँ पे लिख दिया। फिर ये होगा 12, 3 जा होगा 36, तो ये हो जाएगा 360 और यहाँ से होगा 0 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम 2 चीजें निकाल सकते हैं। पहला कि क्या जोड़ें और दूसरा क्या घटाएं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो जब कभी भी आपको क्या घटाएं पूछा जाए तो आपका आंसर होगा रिमाइंडर। ठीक है, ये जो होता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, अगर आपको ये पूछ दे कि क्या जोड़ें तब आपका आंसर होगा डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। ठीक है, यानी ये इसे बोलते हैं हम डिवाइजर और इसको डिविडेंड कहते हैं, और ये जो ऊपर आया है इसे हम कोसेंट कहते हैं। तो यहां से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 120 - 40
इज इक्वल टू 80। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक श्रृंखला का nवां पद 1 + n/2 + n² 2 है। यदि श्रृंखला में 20 पद हैं तो श्रृंखला का योग किसके बराबर है? ठीक, तो यहां पर हमें nth टर्म दे दिया गया है एक सीरीज का, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि उस सीरीज के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको सही तरीका पता है तब तो आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको सही तरीका नहीं पता तब ये क्वेश्चन काफी लंबा हो सकता है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो जब कभी भी आपको किसी सीरीज का nth टर्म दिया हुआ और आपसे उसका सम पूछा जाए nth टर्म तक, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, उस nth टर्म का हमें समेशन लेना होता है। ठीक है, इस साइन को हम समेशन कहते हैं, SUMMATION। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए किसी सीरीज का nth टर्म अगर 1 है, ठीक है, तो इसका सम ऑफ nth टर्म्स जो होगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ 1, या ये हो जाएगा 1n। ठीक, अगर किसी सीरीज का nth टर्म n है, ठीक, तब सम ऑफ nth टर्म्स जो होता है ये हो जाता है समेशन n, या ये हो जाता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इसी तरह अगर किसी सीरीज का nth टर्म वो n² है तो nth टर्म का सम होगा समेशन n², या ये हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, और अगर nth टर्म जो है वो n³ है तब सम होगा समेशन n³ इज इक्वल टू n+1 बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक, तो आप यहां से जो भी दे वैल्यू वो वाला जो है जस्ट आपको पुट कर देना है। तो यहां से हमें nth टर्म दिया हुआ है 1 + n/2 + n² 2। ठीक, तो यहां से सम हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ 1 + 1/2 समेशन n + 1/2 समेशन n²। अच्छा, एक और बात, यहां पर जो n के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर होंगे, ठीक है, उनका समेशन हमें नहीं लेना है। यहां पर हमें सिर्फ n² इसका ही समेशन लेना होगा। ठीक, लेकिन अगर अकेला कोई सिंगल बिना किसी n के सिर्फ नंबर दिया है तब वहां पर हम उसका समेशन लेंगे। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो समेशन ऑफ 1 क्या हो जाता है मेरा 1n हो जाता है। ठीक, ये हो जाएगा 1/2 इंटू समेशन n होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, अब हमें n का जो वैल्यू है वो 20 दे दिया है, तो जस्ट अब इसको हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 × 20 प्लस 1/2 इंटू 20 इंटू 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 इंटू 20 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 22 = 40 और 40 + 1 41 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 1 ज़ा ये 2 10 ज़ा हो जाएगा, फिर 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 20, फिर 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा, फिर ये 3 1 ज़ा और ये 3 7 ज़ा। तो यहाँ से ये वैल्यू होगा 21 ज़ा 20 प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 5 × 21 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 × 7 × 41, ये हो जाएगा 20 प्लस 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10
प्लस 5 7 जा 35 इंटू 41, 35 इंटू 41, यहाँ से हो जाएगा ये 35, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, ये हो जाएगा 5 3 4 1। ठीक है, अब सबको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 0 और ये हो जाएगा 5 0 1, 5 और 5 10 0, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 1 5 और ये हो गया 1। सो हमारा टोटल आंसर हो गया 1560, यानी कि इस सीरीज के, ठीक है, 20 टर्म का सम जो है वो 1560 होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रमशः 10% और 5% की दो क्रमागत छूट देता है, फिर वह अपनी वस्तुओं पर 20% जीएसटी जोड़ता है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को वस्तु की वास्तविक कीमत का कितना अधिक या कम भुगतान करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक कीमत से इसका मतलब है सेलिंग प्राइस से, ठीक है, और वो भी विद जीएसटी। ठीक है, तो हमें यहां पर यह फाइंड आउट करना है कि जो आइटम है उसका सेलिंग प्राइस विद जीएसटी उसके मार्क्ड प्राइस से कितना % कम या ज्यादा है। ओके, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहां पर हमें दो अलग अलग डिस्काउंट्स दिए गए हैं। ठीक है, हमारा पहला जो है वो है 10% और दूसरा जो है वो है 5%। ओके, तो सबसे पहले हम कंबाइंड डिस्काउंट निकाल लेते हैं और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। सो यहां से हो जाएगा 10 प्लस 5 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 14.5। ओके, हमारा जो है कंबाइंड डिस्काउंट आ चुका है। अब हम जो है इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 100 माइनस यहाँ पर हमारा डिस्काउंट आया है 14.5 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100। सो ये हो जाएगा 2000 इंटू 85.5 बाई 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये एक 0 जो है यहाँ पे 20 है, उससे ये पॉइंट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 855। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10 0, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 और 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17। सो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 1710 रुपीज। तो विद जीएसटी कितना हुआ, एसपी विद जीएसटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1710 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा वैल्यू हो जाएगा 171 इंटू 12। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 171 और 12 को, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 171, तो ये हो जाएगा 2, ये 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 7 10 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे आ गया हमारा वैल्यू 2052 रुपीज। ठीक, अब हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो 2000 रुपये है, जबकि एसपी विद जीएसटी जो है वो 2052 रुपया है। ठीक, तो यहां पर डिफरेंस कितना है 52 का है। ठीक, तो परसेंट इंक्रीज ये हो जाएगा 52। अच्छा, डिवाइड में हम 2000 लेंगे क्योंकि हमें यहां पे पूछा गया है कि वास्तविक जो उसकी कीमत है, ठीक है, वो कितना अधिक या कम होगी, किसके रिस्पेक्ट में, अंकित मूल्य के। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2000 इंटू 100%, 2 0 से 2 0 कैंसल। ठीक है,
और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10, ये हो जाएगा 26, तो आंसर हो जाएगा 2.6%। यानी उस आदमी को जो भी ये आइटम खरीदेगा उसे उसके मार्क्ड प्राइस से 2.6% ज्यादा प्राइस पे करना होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 250 रुपए है, तो वो राशि कितनी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें रेट का वैल्यू दे दिया गया है। रेट है 5%, टाइम है 2 years, ठीक, और डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI जो है ये 250 रुपए है। ठीक, और हमसे पूछा गया है कि सम या प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपको टाइम 2 साल के लिए दिया जाए और आपको CI और SI का डिफरेंस दिया हो और आपसे सम या प्रिंसिपल पूछा जाए, तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल और सम इज इक्वल टू होता है डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेट स्क्वायर। ठीक, तो अब इन सारे वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो डिफरेंस है हमारा 250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट है 5, तो 5 इंटू 5। यहां पर हमें विदाउट परसेंट जो है रेट का वैल्यू रखना है। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 5 25 होगा और 25 4 जा 100। ठीक है, फिर ये 25 और ये 4, तो 25 इंटू 4 और ये हो जाएगा इंटू 100 और ये एक 0। ठीक, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा 1000। टोटल वैल्यू हो जाएगा 100,000,000। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 75 मिली अल्कोहल में कितना पानी मिलाना है ताकि मिश्रण में 25% अल्कोहल हो। ठीक है, हमें अल्कोहल दे रखा है 25 ml। ठीक, अब बोल रहा है कि उस अल्कोहल में हम कितना पानी और ऐड कर दें। ठीक है, कि जो अल्कोहल है उसका जो परसेंट है वो 25% बस रह जाए। ठीक, तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ अल्कोहल है और अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है? ये है 75 ml। ठीक, अगर हम लेट कर लेते हैं कि वाटर हमने जो है x ml ऐड कर दिया। ठीक, तो अब मिक्सचर कितना हो जाएगा? तो मिक्सचर की क्वांटिटी हो जाएगी 75 प्लस x ml। ठीक, नाउ क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें अल्कोहल अब कितना है? 25%। यानी कि जब हमने अल्कोहल में पानी मिला दिया, ठीक है, तो अल्कोहल का जो परसेंट वैल्यू है वो घटकर 25% हो गया। ठीक है, इनिशियली जब प्योर अल्कोहल रहा होगा तो वहां पर अल्कोहल 100% रहा होगा। ठीक, लेकिन जब हमने उसमें पानी ऐड कर दिया तो अब जो है अल्कोहल 25% हो गया। आगे हम लिख सकते हैं कि 75 प्लस x का 25% जो है वो 75 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो अल्कोहल है उसका परसेंट वैल्यू घटा है। ठीक है, मिक्सचर में अभी भी तो अल्कोहल क्या है? 75 ही है। ठीक है, अगर हम मिक्सचर के हिसाब से देखें तो हमारा अल्कोहल क्या है? 25%, और मिक्सचर में अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है? तो 75। इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे?
इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हो जाएगा 75 प्लस एक्स इंटू 1/4 इज इक्वल टू 75, या ये हो जाएगा 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 300। ठीक है, या यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 300 माइनस 75, या ये हो जाएगा 225 ml। सो हमें जो है उस अल्कोहल में 225 ml क्या करना होगा, पानी ऐड करना होगा, जिससे कि उसमें अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो 25% रह जाए। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, ये आखिरी क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 27% से 416 अधिक है तो संख्या क्या है। ठीक, इसका मतलब है कि 35% और 27% का डिफरेंस कितना होगा, 416। तो यहां से 8% का डिफरेंस हो गया 416, तो 1% का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 416 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, तो 1% का वैल्यू आ गया 52। सो 100% का वैल्यू होगा हमारा 52 इंटू 100, यानी कि 5200, यानी कि वो संख्या होगी 5200। सो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इस पूरे सेशन का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो वहां से आप लोग जो है विद सॉल्यूशन या विदाउट सॉल्यूशन जो भी चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।